Welcome to Exams course. Today we discuss about poetry and its forms. In last video we have discussed about forms of literature, definition of poetry and its types. Last वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिटरेचर के फॉर्म्स जो कि पोइट्री, प्रोज और ड्रामा है. पोइट्री की डेफिनेशन आपको बताई थी. वैसे पोइट्री के बारे में कहा जाता है कि जितने भी पोइट्स होते हैं उतनी ही पोइट्री की डेफिनेशंस हैं. जितने भी कवि हैं उससे कहीं ज़्यादा पोइट्री की डेफिनेशन है. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कोई भी ऐसा रिटन वर्क जो कि मीटर में लिखा जाता है वो लिटरेचर में पोइट्री कहलाता है. लिटरेचर में जो मीटर है वो लाइंस का बेसिक राइमिक स्ट्रक्चर होता है. तो ये एक यूनिट है रिदम की पोइट्री में. जो पैटर्न होता है बीट्स का वो लिटरेचर में मीटर कहलाता है. तो कोई भी वो वर्क, रिटन वर्क जो कि मीटर में लिखा जाता है वो पोइट्री कहलाता है. पोइट्री के 2 टाइप्स होते हैं, नैरेटिव और नॉन नैरेटिव. इन दोनों पार्ट्स के बारे में जानने के लिए, पोइट्री के बारे में जानने के लिए आप इसका पार्ट फर्स्ट वॉच करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. पोइट्री के फॉर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम. जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स होते हैं पोइट्री के. एक होता है नैरेटिव, एक होता है नॉन नैरेटिव. नाम से ही स्पष्ट है कि नैरेटिव जो है उसमें पोइट का फोकस होता है, वो वर्ड्स के थ्रू एक कहानी को कहता है. वर्ड्स के थ्रू वो एक कहानी को कहता है और उसमें उसका फोकस अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस उनको एक्सप्रेस करने में नहीं होता. नैरेटिव में वो अपने आसपास, अपने अराउंड जो चीज़ें ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस देखता है, अपनी आंखों देखी जो चीज़ें हैं उनको शब्दों के माध्यम से एक कहानी के रूप में कहता है. और नॉन नैरेटिव में वो एक कहानी को ना कह करके अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है. तो वो नॉन नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है. सबसे पहला फॉर्म ऑफ पोइट्री एपिक है, महाकाव्य, जो कि नैरेटिव फॉर्म है. ये एक कहानी को कहता है. तो एपिक जो है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, एक लंबी कहानी होती है पोएम के रूप में, जो कि पोइट लिखता है एक एक्सॉल्टेड थीम पर. पॉपुलर थीम होती है उसकी. और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी पात्र होते हैं वो हेरोइक होते हैं, वीर होते हैं और उनके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं और उसे बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में प्रस्तुत किया जाता है. वो महाकाव्य होता है. तो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसकी हेरोइक थीम होती है वो एपिक कहलाता है. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक long narrative poem that describes the actions of great men or women, characteristics, heroic deeds. एक ऐसी पोएम, नैरेटिव, जो कि एक कहानी को कहती है और साथ ही साथ महान मेन और वुमेन के एक्शंस को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके हेरोइक डीड्स को प्रदर्शित करती है. वो एपिक कहलाती है. यानी कि जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके एक्शंस को, उनकी विशेषताओं को, उन्होंने जो साहसिक कार्य किए हैं उनको प्रदर्शित करती है. महाकाव्य उसको प्रस्तुत करता है. तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है इंडियन एपिक का. भारतीय जो बहुत ही प्रसिद्ध एपिक रहा है महाभारत, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था. अब आपको एपिक के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं. एपिक की शुरुआत हमेशा इन्वोकेशन के साथ होती है. यानी कि एपिक को लिखने से पहले जो पोएट है वो हमेशा एक प्रार्थना करता है म्यूज को. म्यूज यानी कि गॉडेस ऑफ पोइट्री, यानी कि जो कविता की देवी हैं उनको म्यूज कहा जाता है. तो वो एक प्रार्थना करता है उस महाकाव्य की शुरुआत करने से पहले, जिससे कि वो उन देवी से विनती करता है कि उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को एक्सप्रेस करने में जो गॉडेस हैं वो उसकी मदद करें. तो इस इन्वोकेशन के द्वारा पोएट को एक इंस्पिरेशन मिलता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का. जो एपिक की सेटिंग होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, वास्ट होती है. ये एक तरीके से कवर करती है पूरे राष्ट्र को, कई राष्ट्रों को, या फिर पूरे वर्ल्ड को, या फिर पूरे यूनिवर्स को. कोई भी जब महाकाव्य लिखा जाता है तो उसकी सेटिंग बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा नैरेटिव पोएम है. तो ये कवर करता है पूरे राष्ट्र को, कई राष्ट्रों को, या फिर पूरे वर्ल्ड को, या पूरे ब्रह्मांड को कवर करता है. नैरेटिव यूजुअली जो इसकी स्टोरी होती है एपिक में जो नैरेटिव होता है, जो कहानी का पार्ट होता है, वो स्टोरी के मिडल में पता लगता है. यानी कि जब महाकाव्य की शुरुआत होती है तो उसमें पहले फ्लैशबैक चलती है. जो पीछे के इवेंट्स हैं वो फ्लैशबैक की मदद से दिखाए जाते हैं और जो स्टोरी है उसकी, जो उसका नैरेटिव है, वो स्टोरी के मिडल में आता है, मध्य भाग में आता है. क्योंकि ये एक लंबा नैरेटिव पोएम है तो मध्य भाग में जो उसकी कहानी है वो यूजुअली ओपन होती है, खुलती है. It shows divine intervention in human affairs. एपिक जो होता है
वो इंसान की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उसमें ये भी दिखाया जाता है कि जो ईश्वर है उसका हस्तक्षेप भी दिखाया जाता है। कई मानव की जो संबंधित समस्याएं होती हैं उनको हल करने में जो गॉड है उसका हस्तक्षेप दिखाया जाता है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री इज मॉक एपिक। मॉक, इसका मतलब ही मॉक मीन्स होता है टू लाफ, टू फन, टू मेक फन ऑफ। ये मॉक एपिक को मॉक हेरोइक भी कहा जाता है। ये एक सटायर का फॉर्म है। सटायर टर्म जो है लिटरेचर में उसको बोला जाता है कि पोएट को जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसे क्रिटिसाइज करने के लिए एक व्यंग्य भी कसता है, रीडर को बुरा भी नहीं लगता और वो उसे एक ह्यूमरस वे में प्रस्तुत करता है, एक ऐसे वे में प्रस्तुत करता है कि रीडर को पढ़ने में आनंद भी आता है, वो अपनी बात भी कह देता है, उसे क्रिटिसाइज भी कर देता है। तो सटायर वो टर्म है। तो ये एक सटायर का फॉर्म है मॉक एपिक, जो कि क्लासिकल एपिक पोएम जो होती है उसका एलिवेटेड हेरोइक स्टाइल है, यानी कि उसका एक उन्नत हेरोइक स्टाइल है। और ये किस सब्जेक्ट पे बनती है? ये छोटे मोटे सब्जेक्ट्स पे बनती है, जैसे छोटे छोटे जो इश्यू होते हैं अनइम्पॉर्टेंट, उन सब्जेक्ट्स पे बनती है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता इसका। जो मेन सब्जेक्ट होता है वो ट्राइवियल होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो वो मॉक एपिक होता है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप। ये एक ऐसा पोएम है, इसमें दो फैमिलीज के बीच में छोटी सी बात को लेकर के, मतलब इस पोएम में दो फैमिलीज रहती हैं। एक फैमिली में एक लड़का होता है पीटर और दूसरी में एक फैमिली होती है। तो वो उस लड़की के जो बाल होते हैं, दूसरे परिवार की जो लड़की होती है उसके बालों का गुच्छा काट देता है। तो इसी छोटी सी बात को लेकर के दोनों फैमिली में डिस्प्यूट, झगड़ा हो जाता है। तो इसी एक छोटे से इश्यू पर ये पोएम जो है वो लिखा जाता है। और ऐसा कोई सजेस्ट करता है अलेक्जेंडर पॉप को कि आप इस पर पोएम क्यों नहीं लिखते, जिससे कि दोनों फैमिली को उस पोएम को पढ़ें और हंसें और फिर से फ्रेंड्स बन जाएं। तो इस इश्यू को लेकर के, छोटे से इश्यू को लेकर अलेक्जेंडर पॉप ने मॉक एपिक लिखा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो इसके सब्जेक्ट होते हैं वो ट्राइबल होते हैं, कि एक छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, तो वो होता है मॉक एपिक। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री इज बैलेड। ये भी नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोएट्री है, क्योंकि ये भी एक कहानी को कहती है, लेकिन ये गीत के रूप में कहती है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि सॉन्ग में गाई जाती है। तो ये वो फॉर्म ऑफ पोएट्री है जो कि गीत में गाई जाती है और इसमें कहानी बतलाई जाती है। अ बैलेड इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम सेट टू ट्यून। एक बहुत ही साधारण स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम होती है जो कि ट्यून पर सेट होती है, जिसका एक अपना राइम होता है, जिसका अपना एक रिदम होता है, वो बैलेड कहलाता है। सो बैलेड का एग्जाम्पल है Ballad of the Cool Fountain by Edwin Honig. Next form of poetry is ode. So ऑड एक नॉन नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोएट्री है। इसमें जो पोएट है वो कहानी को नहीं कहता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ऑड एक लिरिकल स्टैंजा का टाइप होता है, इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। और इस पोएम में किसी भी एक इवेंट को या किसी एक इंडिविजुअल को प्रेज किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, नेचर को डिस्क्राइब किया जाता है, इंटेलेक्चुअली भी और साथ साथ इमोशनली भी, यानी कि जो प्रकृति है उसको बौद्धिक रूप से भी डिस्क्राइब किया जाता है और उसको इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी एक्सप्रेस किया जाता है। एक वो पोएम जो कि किसी भी पर्सन और थिंग को स्पीक करती है, संबोधित करती है, किसी भी एक व्यक्ति को या फिर किसी भी एक चीज को संबोधित करती है, वो ऑड कहलाता है। तो जब किसी को संबोधित करते हैं तो एक अपोस्ट्रोफी आती है, अपोस्ट्रोफी मार्क आता है। तो ज्यादातर जो ऑड फॉर्म ऑफ पोएट्री है उसकी लाइंस में अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ऑड टू वेस्ट विंड बाय पीबी शैले। पीबी शैले का जो ऑड टू वेस्ट विंड है उसकी एक लाइन दे रखी है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। ये जो पोएम है वो ग्रीक ओरिजिन का है। इसमें जो विंड है उसको पोएट ने संबोधित किया हुआ है ओ वाइल्ड, यानी कि जो विंड है उसको संबोधित किया है कि वो वाइल्ड है। तो यहाँ पर संबोधन आ रहा है, किसी भी एक थिंग को, विंड को मान लिया गया, उसको संबोधित किया जा रहा है। तो ये ऑड फॉर्म ऑफ पोएट्री है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा पोएम जो कि किसी पर्सन और थिंग को स्पीक करता है, तो वो ऑड कहलाता है। ऑड के 2 टाइप्स होते हैं, पिंडारिक और क्लासिकल ऑड। पिंडारिक को क्लासिकल ऑड भी कहा जाता है। ये पिंडारिक नाम जो है वो एक ग्रीक पोएट पिंडार थे, उनके नाम पर ये ऑड रखा गया था। तो जो पिंडारिक ऑड होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपॉड में। जो पिंडारिक ऑड्स होते हैं उसको कंपोज किया जाता है
चैंटेड टू म्यूजिक फॉर डांस के लिए, यानी कि उन्हें चैंट किया जा सके, उनको जपा जा सके, तो इस फॉर्म में उनको कंपोज किया जाता है। पिंडारिक ऑड्स जो होते हैं वो यूजुअली गॉड्स के सेलिब्रेशन और इवेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो पिंडारिक ऑड उनके लिए लिखा जाता था जिसमें यूजुअली गॉड से रिलेटेड जो सेलिब्रेशन होते थे और इवेंट्स होते थे उनको एक्सप्रेस किया जाता था। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑड इज होरेशियन, उसको होमोस्ट्रोफिक ऑड भी बोला जाता है, और इसका नाम जो होरेशियन है वो हॉरेस रोमन पोएट थे, उनके नाम पर रखा गया होरेशियन। इस टाइप के ऑड में जो हर स्टैंजा होता है उसमें सेम लाइंस होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल होती हैं हर स्टैंजा में। जैसे कि पोएम होती है उसके कई स्टैंजाज हैं, तो अगर एक स्टैंजा में 5 लाइंस है तो अगले स्टैंजा में भी 5 होंगी। सो इस टाइप का इसका जो कंपोजिशन रहता है वो ऐसा ही रहता है कि हर स्टैंजा में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो बराबर रहते हैं। इंग्लिश में लिखी ज़्यादातर पोएम्स जो हैं वो होरेशियन ऑड्स हैं, और जो होरेशियन ऑड्स होते हैं वो नेचर में मोर पर्सनल होते हैं, ज़्यादा पर्सनल होते हैं अकॉर्डिंग टू पिंडारिक ऑड्स। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री इज एलिजी, अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, टिपिकली अ लैमेंट फॉर द डेड। एक ऐसा पोएम जो कि एक बहुत ही सीरियस रिफ्लेक्शन होता है किसी भी डेड पर्सन के लिए, जो लेमेंट होता है। लेमेंट यानी कि जब कोई मृत व्यक्ति मर जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए जो विलाप किया जाता है, उस लेमेंट को वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, शोक को प्रकट किया जाता है, तो वो एलिजी होती है। सो एलिजी में यूजुअली डीप सॉरो को एक्सप्रेस किया जाता है। डीप सॉरो को एक्सप्रेस करने के लिए इस फॉर्म ऑफ पोएट्री का यूज किया जाता है। इसमें फ्यूनरल सॉन्ग्स भी इंक्लूडेड होते हैं। जब कोई मर जाता है तो अंतिम संस्कार पर जो सॉन्ग गाते हैं, या फिर किसी मरे हुए इंसान पर जब रोते हैं, विलाप किया जाता है, तो उस टाइम उस पेन को जो एक्सप्रेस करते हैं वो फॉर्म ऑफ सॉन्ग जो है वो एलिजी कहलाता है। पेस्ट्रल एलिजी, पेस्ट्रल एलिजी एलिजी का एक टाइप है। पेस्ट्रल एलिजी में एक शेफर्ड जो होते हैं, जो गडरिये होते हैं। अब सीधी सी बात है, जब कोई पोएम लिख रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वो शेफर्ड तो नहीं होगा, लेकिन पेस्ट्रल एलिजी में ऐसा माना जाता है कि एक शेफर्ड अपने फेलो शेफर्ड, अपनी साथी शेफर्ड की डेथ पर जो मौन दुख प्रकट करता है वो पेस्ट्रल एलिजी कहलाती है। तो ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जो पोएट है वो शेफर्ड तो होने से रहता ऑथर ही है, राइटर ही है, लेकिन पेस्ट्रल एलिजी में ये मान लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है कि एक शेफर्ड जो है वो अपने साथी शेफर्ड की डेथ पर मौन करता है, यानी कि विलाप करता है, तो उस दुख को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो पेस्ट्रल एलिजी, वो फॉर्म ऑफ पोएट्री होता है। लाइक एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, लिसिडस बाय जॉन मिल्टन। तो लिसिडस जो है वो इट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ एलिजी। पेस्ट्रल फॉर्म का जो है वो वंडरफुल एग्जाम्पल है ये लिसिडस, क्योंकि एलिजी को एक न्यू पैटर्न देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। लिसिडस में जो जॉन मिल्टन है वो अपने एक फ्रेंड एडवर्ड किंग, जो उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, उसकी डेथ को, उसके पासिंग अवे को, उसके सॉरो को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोएम, एंड दैट पोएम इज कॉल्ड एलिजी। सो वो फॉर्म ऑफ पोएट्री जो कि इंटेंस पेन और सॉरो को एक्सप्रेस करता है, तो वो एलिजी फॉर्म ऑफ पोएट्री कहलाता है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री इज लिरिक। लिरिक और एलिजी ये दोनों ही नॉन नैरेटिव पोएट्री में आते हैं, क्योंकि दोनों ही कोई कहानी को नहीं कहते हैं। इसमें पोएट अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, तो लिरिक भी नॉन नैरेटिव में आता है और एलिजी भी नॉन नैरेटिव में आती है। सो लिरिक एक शॉर्ट पोएम है जो कि पोएट के पर्सनल, अपनी व्यक्तिगत फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करती है। लिरिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड लायर से आया है। लायर एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था पुराने ज़माने का, यू शेप का इंस्ट्रूमेंट होता था जिसे लायर बोलते थे। इसको बजाया जाता था सॉन्ग गाने के लिए। बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए और धीरे धीरे ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो है वो एक तरीके से होना बंद हो गया, और ये एक तरीके से लायर वर्ड से फिर लिरिक वर्ड लिया गया। तो ये ग्रीक वर्ड लायर से इसीलिए लिया गया है क्योंकि जो लायर था वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था यू शेप का, जिसे गाने के साथ बजाया जाता था। सो in ancient times there was a musical instrument of U shape to sing song. एग्जाम्पल आपको लिरिक का दे रखा है, अपॉन जूलियाज क्लोथ्स बाय रॉबर्ट हैरिक। तो लिरिक वो शॉर्ट पोएम है जिसमें पोएट के अपने पर्सनल इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री इज सोनेट। सोनेट के लिए एक सबसे बड़ी चीज याद रखने वाली 14 लाइन्स का पोएम होता है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है।
आयम्बिक एक तरीके का मीटर होता है जिसमें पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है विच इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, और पेंटामीटर मीन्स अराउंड 5 फीट, मीन्स एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल है, ऐसा जो है वो 5 बार ऐसे पेयर्स होंगे तो वो आपका पेंटामीटर हो जाएगा, 5 बार ऐसे ही पेयर। तो वो पोएम जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, यानी कि इसके रूल्स होते हैं कुछ, बहुत ही टिपिकल होता है इसे लिखना, क्योंकि इसमें बहुत से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो पोएम है वो 14 लाइंस में ही अपने जो थॉट्स हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करना पड़ता है पोएट को, और दूसरी चीज उन 14 लाइंस में आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि आयम्बिक एक तरीके का मीटर है जिसमें पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल है, उसके बाद फिर अनस्ट्रेस्ड होता है। इस तरीके का पैटर्न अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पहले ही अनस्ट्रेस्ड आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल है उसके बाद अनस्ट्रेस्ड है। तो इस तरीके से जब वो 5 बार हो जाएगा, ऐसा पैटर्न 5 बार चलेगा तो वो पेंटामीटर कहलाएगा। तो वो पोएम जो कि 14 लाइंस की और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है वो सोनेट कहलाती है। पहला जो इंग्लिश का सोनेट है वो 16th सेंचुरी में अपीयर हुआ था। सोनेट के कई टाइप्स हैं, इसका हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट में थोड़ा सा हमने बता दिए हैं सोनेट के टाइप्स। जो सबसे पुराने सोनेट होते थे वो इटालियन सोनेट होते थे, जिसे पेट्रार्कन सोनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इस सोनेट का नाम पेट्रार्क एक पोएट थे उनके नाम पर पड़ा है, तो इसलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं। तो इटालियन सोनेट भी बोला जाता है। ये पॉपुलराइज्ड हुआ था पेट्रार्क पोएट के नाम से। ये सोनेट डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। ऑक्टेव जो कि 8 लाइन का होता है, यानी कि 8 लाइन की जो पोएम है वो ऑक्टेव कहलाती है। 6 लाइन की जो 6 लाइन्स का जो स्टैंजा होता है उसे सस्टेट बोलते हैं। ऐसे ही जो 4 लाइन्स का होता है उसे क्वाट्रेन भी बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको जब सोनेट का हम बनाएंगे पूरा डिस्क्राइब करके, उसमें आपको ये सारे टर्म्स पता चलेंगे। सो यहाँ पर आपको इतना जान लेना आवश्यक है कि 14 लाइन्स का जो पोएम होता है वो सोनेट कहलाता है। और इटालियन सोनेट में जो सोनेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसमें पहले एक ऑक्टेव आता है 8 लाइन्स का पैराग्राफ, और उसके बाद में सस्टेट होता है 6 लाइन्स का एक स्टैंजा होता है। अगला टाइप है इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा सोनेट लिखे हैं इंग्लिश में। उन्होंने इंग्लिश में 154 सोनेट लिखे हैं। वियर्ड थिंग इज दैट कि सर थॉमस वॉट जो हैं उन्होंने सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था। पहले सोनेट इटालियन में ही लिखे जाते थे, तो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस जो किया था वो सर थॉमस वॉट ने किया था। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा सोनेट लिखे और वो सबसे फेमस प्रैक्टिशनर थे इंग्लिश सोनेट लिखने के, इसलिए इनके नाम पर ये सोनेट पड़ा है। शेक्सपियरियन सोनेट इसे इसीलिए बोला जाता है, जबकि इंट्रोड्यूस इसे सर थॉमस वॉट ने किया था। तो इस प्रकार के जो सोनेट होते हैं, जो इंग्लिश सोनेट होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एक तो उसमें 12 लाइन्स होती हैं जिसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं। 3 क्वार्टरेंस मीन्स एक स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं, तो 3 क्वार्टरेंस हैं, तो 3 into 4 12, और एक लास्ट में हेरोइक कपलेट होता है। कपलेट 2 लाइन्स का होता है, तो 12 + 2 14 लाइन का है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इटालियन सोनेट में क्या होता है कि ऑक्टेव और सस्टेट होता है। पहले जो 8 लाइन्स होती हैं वो ऑक्टेव होती हैं, लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं वो स्टैंजा सस्टेट कहलाता है। शेक्सपियरियन सोनेट में ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। 3 तो क्वार्टरेन होते हैं, इसमें 4 लाइन्स के 3 स्टैंजास हो गए, और लास्ट में एक कपलेट होता है 2 लाइन्स का। सो इस तरीके से इनका कंपोजिशन ऑर्गेनाइज्ड होता है ये शेक्सपियरियन सोनेट। नेक्स्ट है स्पेंसरियन सोनेट। ये जो सोनेट फॉर्म है ये नेम्ड हुआ है पोएट एडमंड स्पेंसर के नाम पर, यानी कि सोनेट का नाम एडमंड स्पेंसर के नाम पर पड़ा है। इसमें 3 इंटरलॉक क्वार्टरेंस होते हैं, 3 क्वार्टरेंस हैं, और एक फाइनल कपलेट होता है जिसका अलग राइम स्कीम होता है। राइम स्कीम यानी कि राइम स्कीम आप उस चीज से समझ जाएंगे। राइम स्कीम एक कॉम्प्लेक्स होता है सोनेट का, जैसे कि जो पोएम होती है उसका लास्ट का वर्ड अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड उनका राइम मैच होता है। लाइक अगर क्यूब है और लास्ट में थर्ड लाइन के लास्ट में ट्यूब है, ऐसे ही सेकंड और फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है उनका राइम मैच होता है, तो वो राइम स्कीम होती है। तो डिफरेंट राइम स्कीम होता है इसका। सो स्पेंसरियन सोनेट वो है जिसमें 3 इंटरलॉक्ड क्वार्टरेंस होते हैं और एक फाइनल कपलेट होता है। एक कर्टल सोनेट है जो कि सबसे थोड़ा डिफरेंट है।
ये जो फॉर्म ऑफ सोनेट है ये इन्वेंट किया था जीएम हॉपकिंस ने। ये 11 लाइन सोनेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोनेट जो है वो फॉर्म ऑफ पोएट्री 14 लाइंस की होती है, लेकिन जो कर्टल सोनेट है वो 11 लाइन का सोनेट है, इसीलिए ये स्ट्रेंज होता है, सबसे अलग टाइप है सोनेट का। इस सोनेट की एक विशेष बात यह है कि इसमें जो पेट्रार्कन सोनेट है उसका 3/4 भाग यानी कि 3/4 पार्ट भी आ जाता है। 10 लाइंस तो इसकी अरेंज होती हैं अलग टाइप से, और एक हाफ लाइन जो है, जो 11th लाइन होती है, उसका 3/4 पार्ट जो है वो पेट्रार्कन सोनेट का होता है। तो ये इसीलिए जो फॉर्म ऑफ सोनेट है बिल्कुल अलग होता है। ये इन्वेंट किया था जीएम हॉपकिंस ने। 11 लाइन का सोनेट होता है, लेकिन जो इसकी जो लास्ट लाइन होती है उसका 3/4 जो है वो पेट्रार्कन सोनेट है। सो इसीलिए इसमें 10 लाइन्स होती है, और उसकी जो एक हाफ लाइन है वो 3/4 है पेट्रार्कन सोनेट की। इडल, ये फॉर्म ऑफ पोएट्री, इसे ब्रिटिश में इडल बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे आइडल बोला जाता है। सो इडल ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट पोएम है। सो इडल एक शॉर्ट पोएम होती है, इसमें पेस्टरल और रूरल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ग्रामीण कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कई बार लैंडस्केप जो एलिमेंट होता है उसको डिपिक्ट किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है। सो पोएट्री और प्रोज में जो डिस्क्रिप्शन होता है विलेजेस के सीन का, तो वो इडल होता है। तो वो छोटी पोएम जिसमें पेस्टरल और रूरल कैरेक्टर्स होते हैं, ग्रामीण कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें लैंडस्केप जो प्राकृतिक छटा होती है उसको डिपिक्ट किया जाता है, उनको एक्सप्रेस किया जाता है, डिस्क्रिप्शन होता है विलेजेस का, सीन्स का, तो वो इडल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे लास्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री है वो है एपिटैफ। ये एक स्मॉल पोएम होती है जो कि यूज की जाती है एज इंस्क्रिप्शन, यानी कि कोई भी जो डेड पर्सन होता है, जो मृत व्यक्ति होता है, उसकी जो हम समाधि देखते हैं उस पर जो शिलालेख लिखे होते हैं, उन शिलाओं पे जो लेख लिखे होते हैं, छोटी छोटी कविताएं लिखी होती है, वो एपिटैफ होते हैं। वो स्मॉल पोएम जो है एपिटैफ कहलाती है। किसी डेड पर्सन के टॉम्बस्टोन जो कि समाधि होती है उस पर जो इंस्क्रिप्शन, जो लेख लिखे होते हैं, छोटी छोटी कविताएं लिखी होती है, उसे हम एपिटैफ बोलते हैं। सो ये पोएट्री के फॉर्म्स हैं जो कि हमने कोशिश किए हैं कि काफ़ी टर्म्स इसमें आपको एक्सप्लेन किए जाए, और आई होप आप इन टर्म्स को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें हम ड्रामा के फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो पार्ट है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का वो पूरा नहीं हुआ। इसमें हमने पोएट्री के फॉर्म्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम ड्रामा के फॉर्म्स और प्रोज के, फिक्शन और नॉन फिक्शन के फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। जल्द ही हम आपसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।